हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश कुमार। आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी, कर्णफूल। जब मैं अपने कमरे के बाहर निकली तो अन्ना माँ अम्मी के साथ बैठी उन्हें नाश्ता करा रही थी। वह कहने लगी, मलीहा बेटी, बीबी की तबीयत ठीक नहीं है, इन्होंने नाश्ता नहीं किया, बस चाय पी है। मैं जल्दी से अम्मा के कमरे में गई और कल से कमज़ोर लग रही थी, पेट में दर्द भी बता रही थी। मैंने अन्ना माँ से कहा, अम्मी के बाल बनाकर उन्हें जल्द से तैयार कर दो, मैं गाड़ी गेट पर लगाती हूँ। अम्मा को लेकर हम दोनों अस्पताल पहुँचे। जांच में पता चला कि हार्ट अटैक का झटका था। उनका इलाज शुरू हो गया। इस खबर ने जैसे मेरी जान ही निकाल दी थी। लेकिन यदि मैं हिम्मत हार जाती तो ये काम कौन संभालता। मैंने अपने दर्द को छिपाकर खुद को कंट्रोल किया। उस वक्त पापा बहुत याद आए। वह मोहब्बत करने वाले परिवार के प्रति जिम्मेदार व्यक्ति थे। एक एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया था। घर में मुझसे बड़ी बहन अलीना थी, जिनकी शादी हैदराबाद में हुई थी। उनका 3 साल का एक बेटा था। मैंने उन्हें फ़ोन करके खबर दे देना ज़रूरी समझा ताकि बाद में शिकायत न करें। मैं आईसीयू में गई। डॉक्टरों ने मुझे काफ़ी तसल्ली दी। इंजेक्शन दे दिए गए हैं, इलाज चल रहा है, खतरे की कोई बात नहीं है। अभी दवाओं का असर है, सो गई हैं। इनके लिए आराम ज़रूरी है, इन्हें डिस्टर्ब ना करें। मैंने बाहर आकर अन्ना माँ को घर भेज दिया और खुद वेटिंग रूम में जाकर एक कोने में बैठ गई। वेटिंग रूम काफ़ी खाली था। सोफे पर आराम से बैठकर मैंने अलीना बाजी को फ़ोन मिलाया। मेरी आवाज़ सुनकर उन्होंने रूखे अंदाज में सलाम का जवाब दिया। मैंने अपने गम समेटते हुए आंसू पीकर अम्मी के बारे में बताया तो सुनकर परेशान हो गई। फिर कहा, मैं जल्द ही पहुंचने की कोशिश करती हूँ। मुझे तसल्ली का एक शब्द कहे बिना उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। मेरे दिल को झटका सा लगा। अलीना मेरी वही बहन थी जो मुझे बेइंतहा प्यार करती थी। मेरी जरा सी उदासी पर दुनिया के जतन कर डालती थी। इतनी चाहत, इतनी मोहब्बत के बाद इतनी बेरुखी। मेरी आंखें आंसुओं से भर आईं। पापा की मौत के थोड़े दिनों बाद ही मुझ पर कयामत सी टूट पड़ी थी। पापा ने बहुत देखभाल कर मेरी शादी एक अच्छे खानदान में करवाई थी। शादी हुई भी खूब शानदार थी। बड़े अरमानों से ससुराल गई। मैंने MA BA किया और एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रही थी। जॉब के बारे में शादी के पहले ही बात हो गई थी। उन्हें मेरे जॉब पर कोई एतराज़ नहीं था। ससुराल वाले मिडिल क्लास के थे। उनकी 2 बेटियां थीं जिनकी शादी होनी थी, इसलिए नौकरी वाली बहू का अच्छा स्वागत हुआ। मेरी सास अच्छे मिजाज की थी और मुझसे काफ़ी अच्छा व्यवहार करती थी। कभी कभी नादिर की बातों में कॉम्प्लेक्स झलकता था। आखिर 2-3 महीने के बाद उनका असली रंग खुलकर सामने आ गया। उनके दिल में नए नए शक पनपने लगे। नादिर को लगता था कि मैं उससे बेवफाई कर रही हूँ। जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाता, झगड़ना शुरू कर देता। इसे मैं उसका कॉम्प्लेक्स समझकर टालती रहती, निभाती रही। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। उसने मुझे मेरे बॉस के साथ एक मीटिंग में जाते देख लिया। शाम को घर लौटी तो हंगामा खड़ा कर दिया। मुझ पर बेवफाई व बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर गंदे गंदे ताने मारे। कई लोगों के साथ मेरे ताल्लुक जोड़ दिए। ऐसे वाहियात इल्ज़ाम सुनकर मैं गुस्से से पागल हो गई। आखिर मैंने एक दिन फैसला कर ही लिया कि यहाँ की बेइज्जती से जुदाई बेहतर है। मैंने सख्त लहजे में कहा, नादिर, अगर आपका रवैया इतना तौहीन वाला रहा तो फिर मेरा आपके साथ रहना मुश्किल है। आपको अपने लगाए बेहुदा इल्ज़ामों की सच्चाई साबित करनी पड़ेगी। एक पाक दामन औरत पर आप ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। मम्मी पापा ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वह गुस्से से उफनते हुए बोला, मुझे कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं, सब जानता हूँ। मैं तुम जैसी हमारा औरतों को घर में नहीं रखा जा सकता। मुझे बदचलन औरतों से नफरत है। मैं खुद ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता। मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक तलाक तलाक। और कुछ पलों में ही सब कुछ खत्म हो गया। मैं अम्मी के पास आ गई। सुनकर उन पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। मेरे चरित्र पर चोट पड़ी थी। मुझ पर लांछन लगाने गए थे। मैंने धीरे धीरे खुद को संभाल लिया, क्योंकि मैं कसूरवार नहीं थी और यह मेरी इज्जत और अस्मिता की लड़ाई थी। 20-25 दिन की छुट्टी करने के बाद मैंने जॉब पर जाना शुरू कर दिया। मैं संभल गई, पर खामोशी व उदासी मेरे साथी बन गए। अम्मी मेरा बेहद ख्याल रखती थी। अलीना आपी को भी आ गई। हर तरह से मुझे ढांढस बंधाती। वह काफ़ी दिन रुकी। जिंदगी अपने रूटीन से गुजरने लगी। अलीना आपी ने इस विपत्ति से निकलने में बड़ी मदद की। मैं काफ़ी हद तक सामान्य हो गई थी। उस दिन छुट्टी थी। अम्मी ने 2 पुराने दावत किए निकाले और कहा,
ये तकिए काफ़ी सख्त हो गए हैं, इनमें नई रुई भर देते हैं। मैंने पुरानी रुई निकाल कर नीचे डाल दी। फिर मैं और अलीना आपी ने नई रुई तख्त पर डाली। हम दोनों रुई साफ करते रहे और तोड़ते भी जा रहे थे। अम्मी उस वक्त कमरे में आकर हमारे पास बैठ गई। उनके हाथ में एक प्यारी सी चांदी की डिबिया थी। अम्मी ने खोल कर दिखाई। उस पर बेपनाह खूबसूरत एक जोड़ी जड़ाऊ कड़ फूल थे। उन पर बड़ी खूबसूरती से पन्ना और रूबी जड़े हुए थे। इतनी चमक और महान कारीगरी थी कि हम देखते ही रह गए। अलीना आपी की आंखें कड़ फूलों की तरह जगमगाने लगी। उन्होंने बेचैनी से पूछा, अम्मी ये किसके हैं? अम्मी बताने लगी, बेटा ये तुम्हारी दादी के हैं। उन्होंने मुझसे खुश होकर मुझे ये कड़ फूल और माथे का जड़ाऊ झूमर दिया था। माथे का झूमर तो मैं अलीना की शादी पर उसे दे दिया था, पर अब ये कड़ फूल हैं, इन्हें मैं मलीहा को देना चाहती हूँ। दादी की यादगार निशानियाँ तुम दोनों बहनों के पास रहेंगी, ठीक है ना? अलीना आपी के चेहरे का रंग एकदम फीका पड़ गया। उन्हें जेवरों का शौक जुनून की हद तक था, खासकर एंटीक की ज्वेलरी की तो जैसे वह दीवानी थी। वह थोड़े गुस्से से कहने लगी, अम्मी आपने जाती की है, खूबसूरत और बेमिसाल चीज़ें आप मलीहा के लिए रख दी हैं। मैं बड़ी हूँ, आपको कर्णफूल मुझे देने चाहिए थे। ये आपने मेरे साथ ज्यादती की। अम्मी ने समझाया, बेटी तुम बड़ी हो इसलिए तुम्हें कुंदन का सेट अलग से दे दिया गया था, साथ में दादी का झूमर और सोने का एक सेट भी दिया गया था, जबकि मलीहा को मैंने सोने का एक ही सेट दिया था। इसके अलावा एक हैदराबादी मोती का सेट था, उसे मैं कर्णफूल भी उस वक्त नहीं दिए थे, अब दे रही हूँ। तुम खुद सोचकर बताओ कि क्या गलत किया मैंने। अलीना आपी अपनी ही बात कहती रही। अम्मी के बहुत समझाने पर कहने लगी, अच्छा मैं दादी वाला झूमर मलीहा को दे दूंगी, तब आप एक कड़ फूल मुझे दे दीजिएगा। मैं अगली बार आऊंगी तो झूमर लेकर आऊंगी, कड़ फूल ले जाऊंगी। अम्मी ने बेबसी से मेरी तरफ देखा। मेरे सामने अजीब दो रहा था, बहन की मोहब्बत या कड़ फूल। मैंने दिल की बात मानकर कहा, ठीक है आपी, अगली बार झूमर मुझे दे देना और आप एक कड़ फूल ले जाना। अम्मी को यह बात पसंद नहीं आई, पर क्या करती, चुप रही। अभी ये बातें चल ही रही थी कि घंटी बजी। अम्मी ने जल्दी से कर्णफूल और डिबिया तकिए के नीचे रख दी। पड़ोस की आंटी कश्मीरी सूट वाले को लेकर आई थी। सब सूट व साल वगैरह देखने लगे। हमने 2-3 सूट लिए। उनके जाने के बाद अम्मी ने कर्णफूल वाली चांदी की डिबिया निकाल कर देते हुए कहा, जाओ मलीहा इसे संभाल कर अलमारी में रख दो। मैं डिबिया रख कर आई। उसके बाद हमने जल्दी जल्दी तकिए के गिलाब में रुई भर दी, फिर उन्हें सिलकर तैयार किया और कब्र चढ़ा दिए। 3-4 दिनों बाद अलीना आपी चली गई। जाते जाते वह मुझे याद करा गई, मलीहा अगली बार मैं कर्णफूल लेकर जाऊंगी, भूलना मत। दिन अपने अंदाज में गुजर रहे थे। चाचा चाची और उनके बच्चे एक शादी में शामिल होने आए और वे लोग 5-6 दिन रहे। घर में खूब रौनक रही, खूब घूमे फिरे। मेरी चाची अम्मी को कम ही पसंद करती थी, क्योंकि मेरी अम्मी दादी की चहेती बहू थी। अपनी खास चीज़ों को भी उन्होंने अम्मी को ही दे दी थी। चाची की दोनों बेटियों से मेरी खूब बनती थी। हमने खूब एंजॉय किया। नादिर की मम्मी 2-3 बार आई, बहुत माफ़ी मांगी, बहुत कोशिश की किसी तरह इस मसले का कोई हल निकल जाए, पर जब आत्मा और चरित्र पर चोट पड़ती है तो औरत बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैंने किसी भी तरह के समझौते से साफ इनकार कर दिया। अलीना बाजी के बेटे की सालगिरह फरवरी में थी। उन्होंने फ़ोन करके कहा कि वह अपने बेटे असर की सालगिरह नानी के घर मनाएंगी। मैं और अम्मी बहुत खुश हुए। बड़े उत्साह से पूरे घर को ब्राइट कलर से पेंट करवाया, कुछ नया फर्नीचर भी लिया। 1 हफ्ते बाद अलीना आपी अपने शौहर समर के साथ आ गई। घर के डेकोरेशन को देखकर बहुत खुश हुई। सालगिरह के दिन सुबह से ही सब काम शुरू हो गए। दोस्तों, रिश्तेदारों, सबको बुलाया। मैं और अम्मी नाश्ते के बाद इंतजाम करने के बारे में बातें करने लगे। खाना और केक बाहर से ऑर्डर पर बनवाया था। उसी वक्त अलीना आपी आई और अम्मी से कहने लगी, अम्मी ये लीजिए झूमर, संभाल कर रख लीजिए और वो मुझे वे कर्ण फूल दे दीजिए। आज मैं असर की सालगिरह में पहनूंगी। अम्मी ने मुझसे कहा, जाओ मलीहा वह डिबिया निकाल कर ले आओ। मैंने डिबिया निकाल कर अम्मी के हाथ में रख दी। आपी ने बड़ी बेसब्री से डिबिया उठाकर खोली, लेकिन डिबिया खुलते ही वह चीख पड़ी, अम्मी कर्णफूल तो इसमें नहीं है। अम्मी ने झपट कर डिबिया उनके हाथ से ले ली। वाकई डिबिया खाली थी। अम्मी एकदम हैरान सी रह गई। मेरे तो जैसे हाथ पैरों की जान ही निकल गई। अलीना आपी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे शक भरी नज़र से देखा। मुझे लगा कि काश धरती फट जाए और मैं समा जाऊं।
अलीना आपी गुस्से में जाकर अपने कमरे में लेट गई। मैंने और अम्मी ने अलमारी का कोना कोना छान मारा, पर कहीं भी कर्णफूल नहीं मिले। अजब पहेली थी। मैंने अपने हाथ से डिबिया अलमारी में रखी थी, उसके बाद कभी निकाली भी नहीं थी। फिर कर्णफूल कहाँ गए? एक बार ख्याल आया कि कुछ दिनों पहले चाचा जी आए थे और चाची दादी के जेवरों की वजह से अम्मी से बहुत जलती थी, क्योंकि सब कीमती चीज़ें उन्होंने अम्मी को दे दी थी। कहीं उन्होंने ही तो मौका देखकर नहीं निकाल लिए कर्णफूल? मैंने अम्मी से कहा तो वह कहने लगी, मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा कर सकती हैं। फिर मेरा ध्यान घर पर पेंट करने वालों की तरफ गया। उन लोगों ने 3-4 दिन काम किया था। संभव है भूल से कभी अलमारी खुली रह गई हो और उन्हें हाथ साफ करने का मौका मिल गया हो। अम्मी कहने लगी, नहीं बेटा, बिना देखे बिना सबूत किसी पर इल्जाम लगाना गलत है। जो चीज़ जानी थी चली गई, बेवजह किसी पर इल्जाम लगाकर गुनाहगार क्यों बने? सालगिरह का दिन बेरंग हो गया। किसी का दिल दिमाग ठिकाने पर नहीं था। अलीना आपी के पति समर भाई ने सिवचन संभाली। प्रोग्राम ठीक ठाक रहा। दूसरे दिन अलीना ने जाने की तैयारी शुरू कर दी। अम्मी ने हर तरह से समझाया, कई तरह की दलीलें दी। समर भाई ने भी समझाया, पर वह रुकने को तैयार नहीं हुई। मैंने उन्हें कसम खाकर यकीन दिलाना चाहा, मैं बेकसूर हूँ, कर्णफूल गायब होने के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन उन्हें किसी बात पर यकीन नहीं था। उनके चेहरे पर छले जाने का भाव साफ देखे जा सकते थे। शाम को वह मेरे साथ चली गई तो पूरे घर में एक बेमन सी उदासी पसर गई। मेरे दिल पर एक अजीब सा बोझ था। मैं अलीना आपी से शर्मिंदा भी थी कि अपना वादा ना निभा सकी। पिछले 2 सालों में अलीना आपी सिर्फ 2 बार अम्मी से मिलने आई, वह भी 2-3 दिनों के लिए। आती तो मुझसे तो बात ही नहीं करती थी। मैंने बहन के साथ एक अच्छी दोस्त भी खो दी। बार बार सफाई देना फिजूल था। खामोशी से शायद मेरी बेगुनाही की जुबा बन गए, यह सोचकर मैंने चुप्पी साध ली। वक्त बड़े से बड़ा जख्म भर देता है, शायद एक गम भी हल्का पड़ जाए। मामूली सी आहट पर मैंने सिर उठाकर देखा, नर्स खड़ी थी। वह कहने लगी, पेशेंट आपसे मिलना चाहती हैं। मैं अतीत की दुनिया से बाहर निकल आई। मुंह धोकर अम्मी के पास आईसीयू में पहुंच गई। अम्मी काफ़ी बेहतर थी। मुझे देखकर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वह मुझे समझाने लगी, बेटी परेशान ना हो, इस तरह के उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते ही रहते हैं। उनका हिम्मत से मुकाबला करके ही हराया जा सकता है। मैंने हल्का सा नाश्ता कराया। डॉक्टरों ने कहा इनकी हालत काफ़ी ठीक है, आज रूम में शिफ्ट कर देंगे, 2-4 दिन में छुट्टी दे दी जाएगी। हाँ, दवाई और परहेज का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, ऐसी कोई बात ना हो जिससे इन्हें फिर से स्ट्रेस पहुँचे। शाम तक अलीना आपी भी आ गई। मुझसे बस दुआ सलाम ही हुई और अम्मी के पास जाकर रुकी। मैं घर आ गई। 3 दिनों बाद अम्मी भी आ गई। अब उनकी तबीयत अच्छी थी। हम उन्हें खुश रखने की भरसक कोशिश करते रहे। एक हफ्ता तो अम्मी को देखने आने वालों में ही गुजर गया। मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अम्मी के पास बहुत इसरार पर आपी कुछ दिन रुकने को राजी हो गई। जिंदगी सुकून से गुजरने लगी। अब अम्मी हल्के फुल्के काम कर लेती थी। अलीना आपी और उनके बेटे की वजह से घर में अच्छी रौनक थी। उस दिन छुट्टी थी। मैं घर की सफाई में जुट गई। अम्मी कहने लगी, बेटा गांव तकिए बहुत सख्त हो गए हैं, एक बार खोलकर रुई तोड़कर भर दो। अन्ना माँ तकिए उठा लाई और उन्हें खोलने लगी। फिर मैं और अन्ना माँ रुई तोड़ने लगी। कुछ सख्त सी चीज हाथ को लगी तो मैं झुककर नीचे देखा। मेरी सांस जैसे थम गई। दोनों कर्णफूल रुई के ढेर में पड़े थे। होश जरा ठिकाने आए तो मैंने कहा, देखिए अम्मी, ये रहे कर्णफूल। आपी ने कर्णफूल उठा लिए और अम्मी के हाथ पर रख दिए। अम्मी का चेहरा खुशी से चमक उठा। जब दिल को यकीन आ गया कि कर्णफूल मिल गए और खुशी थोड़ी कंट्रोल में आई तो आपी बोली, ये कर्णफूल यहाँ कैसे? अम्मी सोच में पड़ गई। फिर रुककर कहने लगी, मुझे याद आया अलीना, उस दिन तुम भी तो तकिए की रुई तोड़ रही थी, तभी मैं कर्णफूल निकाल कर लाई थी। हम उन्हें देख ही रहे थे तभी घंटी बजी थी। मैं जल्दी से कर्णफूल डिबिया में रखने गई, पर हड़बड़ी में घबरा कर डिबिया की बजाय रुई में ही रख दिए और डिबिया तकिए के पीछे ही रख दी थी। कर्णफूल रुई में दबकर छिप गए। कश्मीरी साल वालों के जाने के बाद डिबिया तो मैंने अलमारी में रखवा दी, लेकिन कर्णफूल रुई में दबकर रुई के साथ तकियों में भर गए। मलिहा ने तकिए सिले और कबर चढ़ाकर रख दिए। हम समझते रहे कि कर्णफूल डिबिया में अलमारी में रखे हैं। जब असर की सालगिरह के दिन अलीना ने तुमसे कर्णफूल मांगे तो पता चला कि उसमें कर्णफूल ही नहीं। अलीना, तुमने सारा इल्जाम मलिहा पर लगा दिया। अम्मा ने अपनी बात खत्म करके एक गहरी सांस छोड़ी। अलीना के चेहरे पर पछतावा था। दुख और शर्मिंदगी से उनकी आंखें भर गई।
वह दोनों हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ी हो गई। रुंधे गले से कहने लगी, मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। बिना सोचे समझे तुम पर दोष लगा दिया। पूरे 2 साल तुमसे नाराजगी में बिता दिए। मेरी गुड़िया, मेरी गलती माफ कर दो। मैं तो वैसे भी प्यार मोहब्बत को तरसी हुई थी, जिंदगी के रेगिस्तान में खड़ी हुई थी। मेरे लिए चाहत की एक बूंद अमृत के समान थी। मैं आप ही से लिपट कर रो पड़ी। आंसुओं में दिल से फैली नफरत व जलन की गर्द धुल गई। अम्मी कहने लगी, आलीना, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, मलीहा पर शक ना करो। वह कभी भी तुमसे छीन कर कर्णफूल नहीं लेगी। उसका दिल तुम्हारी चाहत से भरा है। वह कभी तुमसे छल नहीं करेगी। आप ही बोले, अम्मी, आपकी बात सही है, पर मैं एक मिनट मेरी जगह खुद को रखकर सोचिए। मुझे एंटिक ज्वेलरी का दीवानगी की हद तक शौक है। ये कर्णफूल बेस कीमती एंटिक पीस है, मुझे मिलने चाहिए, पर आपने मलीहा को दे दिए। मुझे लगा कि मेरी इल्तिजा सुनकर वह मान गई, फिर उसकी नीयत बदल गई। उसकी चीज़ थी, उसने गायब कर दी। ऐसा सोचना मेरी खुदगर्जी थी, गलती थी। इसकी सज़ा की तौर पर मैं इन कर्णफूल का मोह छोड़ती हूँ। इन पर मलीहा का ही हक है। मैं जल्दी से आप ही से लिपट कर बोली, ये कर्णफूल आपके पहनने से मुझे जो खुशी होगी वह खुद के पहनने से नहीं होगी। ये आपके ही हैं, आप ही लेंगी। अम्मी ने समझाया, बेटा, जब मलीहा इतनी मिन्नत कर रही है तो मान जाओ। मोहब्बत के रिश्तों के बीच दीवार नहीं आनी चाहिए। रिश्ते फूलों की तरह नाजुक होते हैं। नफरत व शक की धूप इन्हें झुलसा देती है, फिर खुद टूट कर बिखर जाते हैं। मैंने खलूसे दिल से आप ही के कानों में कर्णफूल पहना दिए। सारा माहौल मोहब्बत की खुशबू से महक उठा।